तो हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से मेरे गुरुजी और मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग कृपया मेरे साथ जुड़िए और फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज में जाकर के फेसबुक को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, है ना सर। हाँ। तो आज जो है हमारे गुरुजी और हम दोनों मिलकर के कुछ बातें करेंगे, है ना, 15 अगस्त के बारे में। तो 15 अगस्त जो है, आज 13 अगस्त है, कल 14, परसों 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त पे कुछ बात हो जाए, है ना, जिस कारण हम लोग अपने स्कूल, देखिए सबसे पहले बात है क्या कि मेरे यहाँ पे एक विद्यालय चल रहा है जिसका नाम है एम्बिशन पब्लिक स्कूल। क्या सर? तो इसी एम्बिशन पब्लिक स्कूल में हम लोग जो है हर तरह का मतलब सुविधा व्यवस्था है, और हर तरह का व्यवस्था रखते हुए हम आज जो है आप लोगों के सामने कुछ 15 अगस्त के बारे में बात करेंगे। तो उसी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि सर बताइए 15 अगस्त में जो व्यवस्था होगी हम लोग किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे हम लोग जो 15 अगस्त हम लोग 15 अगस्त में जो है झंडोत्तोलन का भी प्रोग्राम है, और बच्चों का जो एक कल्चरल प्रोग्राम होगा वो भी होगा हमारे यहाँ पर जो है, क्योंकि डे स्कॉलर के साथ हॉस्टल भी है, और हॉस्टल में जो है बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग फैसिलिटी है। बॉयज़ का अलग हॉस्टल है और गर्ल्स का अलग हॉस्टल है। तो आप लोग जो है अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एम्बिशन स्कूल पुलचौक झुमकी में जरूर पधारें जी। और हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ देर 2-3 मिनट हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त के बारे में, जो स्वतंत्रता दिवस है, जिसको इंडिपेंडेंस हम लोग डे कहते हैं, यौम आज़ादी हो जो भी कहें। जी 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 सर। तो सर 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं, है ना, तो 15 अगस्त में 15 अगस्त जो मनाते हैं तो सारे विद्यालय में हर जगह में सरकारी संस्था में मनाए जाते हैं सर। तो ये 15 अगस्त हम लोगों के लिए जीवन में बहुत खास है सर। बहुत है, क्योंकि सर हमारे लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं वीरों ने बलिदान दी थी, है ना, उसका हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, है ना सर। तो सर आज बताएंगे कुछ उनके बारे में। ये हमारा देश जो है यूं समझिए मुगलों के बाद जी, मुगल शासन जब कमजोर पड़ गया तो बाहरी आक्रामकता है यहाँ पर आने लगे, चाहे वो पुर्तगीज हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो फ्रेंच हों, चाहे वो अंग्रेज जी। ये लोग पहले आए भारत में व्यापार करने के दृष्टि से कि हम व्यापारी हैं। धीरे धीरे वो लोग जो है जगह जगह पर आकर के हमारे भारत में कब्जा करने लगे। यहाँ पर जो है जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि विदेशी हमारे यहाँ पर आए तो आए क्यों हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका वाले जो है ना कहाँ इराक में हमला कर दिए। अमेरिका वाले ने वो कर्नल कद्दाफी का ये शासन को समाप्त कर दिया। अमेरिका वालों ने क्या कहते हैं अभी इराक और अभी ईरान में हमला कर दिया। वो कहता है जैसे कि इराक पर जब वो हमला किया तो वो बताया कि इसके पास जो है जो हथियार है वो मास डिस्ट्रक्शन का है ना, और ईरान पर जो हमला किया तो कहा कि ये परमाणु बम बना रहा है। बात वो नहीं है। आप देखेंगे हिस्ट्री के जो हमारे बड़े बड़े अध्यापक हैं, भारत के अध्यापकों को देखिए, वो जो है अमेरिका वाला ये चाह रहा है कि पूरा दुनिया का तेल मेरे कब्जे में आ जाए। उसको कब्जाने के लिए वो हर देश में कोई ना कोई बहाना बना करके आक्रमण कर रहा है। उसी तरह से हमारे भारत में जो है भारत का जो मसाला था ये बहुत बहुमूल्य था, और जिसको हम लोग जो है भारत को जो कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया थी, वो क्यों था? मसालों के कारण। जब यूरोप वालों को पता चला, वास्को डी गामा आया और लोग आए, उनको पता चला कि यहाँ पर जो है मसाला बहुत कीमती है, और वो समझिए कि वो सोने के भाव से भी ऊपर भाव का था, तो उस पर कब्जा करने के लिए अलग अलग लोग आए यहाँ पर, लेकिन वो रंग में रूप अलग बना करके आए, है ना, और धीरे धीरे वो आकर के हमारे देश के संपत्ति। तो सर उन्होंने जब आए थे हमारे भारत में, अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में, तो सर वो कौन सा दृष्टि से आए थे? व्यापार करने की दृष्टि से आए थे या आए तो थे वो व्यापार ही करने की दृष्टि से पहले आए, तो वो व्यापार की दृष्टि से। लेकिन जब यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोगों में संगठन नहीं है, यहाँ के लोगों में एकता नहीं है, इसको देखते हुए वो जो है ना आए तो व्यापारी बन करके, लेकिन उनका प्लान बदल गया धीरे धीरे। मन में
उनका रहा कि हम जो है भारत यानी कि मन में गलत सोच आने लगा। हाँ, राजनीतिक उसका उसका आर्थिक तौर पर तो वो कब्जा कर ही लिए थे इसका, जी। वो राजनीतिक तौर पर भी भारत में कब्जा करना चाहते थे। तो वो धीरे धीरे क्या किया, जैसे कि अंग्रेज लोग जो है सबसे ज्यादा विस्तार की नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाया, तो वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना यहाँ पर किया। तो यहाँ के पहले तो वो लोग मुगल ही के समय से ये ले लिए थे, तो अलग अलग जगहों से जो है ना वो इजाजत लेकर के यहाँ पर व्यापार शुरू जब किया, तो उनका व्यापार जब बढ़ने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो उसमें बहाना एक ढूंढा कि भाई इस कंपनी की सुरक्षा के लिए हमको जो है ना गार्ड चाहिए, और वो गार्ड जो है अपने यहाँ से ले आया, और भारत के कुछ लोगों को वो अपना जासूस बना लिया। तो सर भारत के कुछ लोगों को जो जासूस जो बनाए, तो वो लोग जयचंद ही होंगे, हाँ, जो वो जयचंद थे, हाँ। जिसके कारण हमारे भारत को 200 साल तक मतलब उनकी जंगलों में रहना पड़ा, है ना। तो सर इसमें मतलब जो है हमारे भारत को जब 200 साल तक अंग्रेजों के चंगुल में रहे, तो कमी कुछ न कुछ सर हम लोग में थी। नहीं, बिल्कुल हम लोगों में थी, क्योंकि हमारे बीच का आदमी निकल करके जो है वो जैसे कि जो भी विरुद्ध में उनके खड़ा हुआ, चाहे वो टीपू सुल्तान हो या महारानी लक्ष्मीबाई हो, है ना, तांतिया टोपे हो, जो भी व्यक्ति उनके विरुद्ध में खड़ा हुआ, हमारे यहाँ के लोगों ने उनकी मुखबिरी की और उनको जो है पस्त करवाया। जी। तो सर हमारे जैसे मतलब सेनानी जो थे, मतलब जो अपने आहुति जो दे दिए, तो उन्होंने जो आहुति दिए, तो ये जयचंद जितने सारे थे, तो वो उनको देखते हुए उनका रूह नहीं कांपा कि मतलब क्यों इस तरह से हम अपने भारत देश के लिए खड़े, अपना भारत के लिए मतलब एक कोई मर रहा है अपना देश के लिए, दूसरा को मतलब जयचंद बन करके खड़ा है, तो सर इसमें क्या मतलब? सुनिए, देखिए कई चीज होती है लोगों के अंदर जो है ना, लोगों के पास जो है बहुत सारी बातें होती हैं, वो कुछ के अंदर जो है पावर का लालच है, कुछ के अंदर पैसा का लालच है, कुछ के अंदर जो है वो प्रसिद्धि की लालच है। तो सर पावर का लालच है, तो पावर तो अपने भी बीच में रह करके संगठित होकर तो पावर ला सकते थे ना सर। देखिए उसमें दिक्कत क्या हुई है, जैसे कि एक आदमी सोचा, जैसे मीर जाफर हो या जयचंद का नाम जो आता है, वो सोचा कि हम अंग्रेजों के साथ मिलकर के यहाँ का राजा बन जाएंगे, है ना, और अंग्रेज क्योंकि उसको ठग रहा था, है, अंग्रेज उसको ठग रहा था, तो वो जो है सोचा कि हम जो है अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज जो है हमको राजा बना देगा, हमको गवर्नर बना देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अंग्रेज चाहता था कि ये जो है ना इसके डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, है ना। तो वो जो है जयचंद को या फिर मीर जाफर को वो बढ़ावा दिया, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि वो गलतफहमी में रह गए, है ना। और सब देखिए, जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास ताकत होती है, उनको जो है ना बहुत कुछ सही दिखाई नहीं पड़ता है ना। वो लोग अगर कोई जाकर के एक राजा को, आज के शासक में भी इंदिरा गांधी को ले लीजिए या मोदी जी को भी ले लीजिए, है ना, क्या उनको करना चाहिए, ज्यादा ये पावर आ जाने के वजह से वो समझ में नहीं आ रही बात कि पब्लिक हमारी क्या चाह रही है ना। तो और उनके अगल बगल में कुछ चमचे लग जाते हैं जो कि गलत सलाह देते रहते हैं, जिसके कारण जो है गद्दी उनके हाथ से जाती रहती है, यही बात है। तो सर हमारे जो सेनानी जो थे, मतलब जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और ये सब सारे क्रांतिकारी थे सर, और ये भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इन्होंने सारे मतलब क्या थे, क्रांतिकारी थे। तो सर ये किस तरह का नेता थे, ग्राम दल के नेता थे या नहीं? मतलब देखिए असल बात क्या है, जैसे कि आपने अभी कहा कि यहाँ पर जो है कुछ जयचंद पैदा हो गए, तो कुछ भगत सिंह पैदा हो गए, है ना। तो कुछ लोग जो थे वो अंग्रेजों से मिलकर के चाह रहे थे कि हम शासन हथिया लें, लेकिन कुछ लोगों का ये था, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ रूप से चाहते थे कि हमारा भारत जैसे आजाद था, जैसे कि हर प्रकार का उसको अधिकार था, उसी तरह से ये लोग जैसे कि भगत सिंह हो गए या फिर रानी लक्ष्मीबाई हो गई या टीपू सुल्तान हो गए, इस तरह के लोग ये चाहते थे कि भारत की जो ये है क्या कहते हैं सॉवरेनिटी है ना, वो बनी हुई रहे और यहाँ के लोगों का जो अधिकार है वो उसको मिलता रहे, है ना। तो ये बलिदान जो उन्होंने दिया, खुदीराम बोस ने या फिर भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, है ना, रानी लक्ष्मीबाई ने, इन लोगों का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। ये चाहते थे कि भारत माता जो है ये किसी के अधीन न हो, है ना, भारत माता किसी के अधीन ना हो और यहाँ की जनता किसी के अधीन ना हो।
तो सर जैसे कि हमारी जितने सारे सेनानी थे जी, तो जी। इन्होंने जो अपने आहुति जो दे करके मतलब पूरे भारत देश को बचाया, जी तो सर उनके लिए क्या कहेंगे हम लोग? भाई, उनके लिए तो आज जो है उनके लिए तो बहुत अच्छा एक गाना का एक ठो लाइन है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जी। इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। संभाल के जी सर। है ना? तो क्योंकि सर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजादी दिलाई, जिसके कारण आज हम बोल सकते जी। हैं, आज हमारे पास शिक्षा का अधिकार जी। है ना, आज हमारे पास संपत्ति का अधिकार जी सर, जी। है। ये अधिकार जो हम जिन लोगों ने अपनी जान दे करके दिया, हमको दिलाया है, तो हम तो अपना सब कुछ भी अगर दे दें तो हमारा हक अदा नहीं होगा। नहीं हो पाएगा जी। एक शेर है कि जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जी है ना? जी सर। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, क्योंकि आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां की हैं, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उसका हम लोग हक अदा नहीं कर सकते। भगत सिंह पर जब ट्रायल चला लाहौर हाईकोर्ट में, भगत सिंह को पूछा गया कि भाई आपने असेंबली में बम क्यों फेंका, जी तो भगत सिंह का क्या जवाब था कि भाई ये जो अंग्रेज सरकार है ये बहरी है, ये लोगों की बात नहीं सुनती है, हम लोगों का जान नहीं मारना चाहते थे, इसलिए हमने खाली बेंच की तरफ ये फेंका ताकि कान में आवाज पहुंचे। आज हमारे इस आजादी का तात्पर्य भी हमको समझना होगा भगत सिंह जी की भाषा में कि अगर कोई सरकार वो निरंकुश हो जाती है, वो जनता की बात नहीं सुनती है, क्योंकि ये जनता की सेवक है, जनता का राजा नहीं, जी। तो आज भी हमको वो बात से हमारे जो राज्य करने वाले हैं उनके कानों तक पहुंचाना होगा। जी। तो सर बहुत अच्छी बात बोले आप कि मतलब हमारे जो सेनानी जो अपने आहुति देकर के हमारे देश की रक्षा की, और हम लोगों को आज जो उन्हीं के बदौलत यहाँ पे खड़े हैं, जी, जी, और जी। उन्हीं के बदौलत जो हम लोग अपने हर तरह से व्यवस्था को मतलब सुव्यवस्था करके हम लोग चलाते हैं सर। जैसे कि आज मेरा स्कूल चलाने का यहाँ ये है, आप जी। यहाँ आते हैं, जी। काश अगर जिस तरह से गुलाम रहते हम लोग तो आज ये चीज़ कर नहीं पाते ये हम लोग। चीज़ तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को, और उन लोगों को दिल से मतलब अपना दिली धन्यवाद जितना देना चाहेंगे उतना कम है सर हम लोगों का, है ना सर? जी। तो चलते हैं सर। अब जो है हम लोगों का जो मतलब 15 अगस्त जो होगा, परसों जो 15 अगस्त होने वाला है, तो जी। उसमें हम लोग सेलिब्रेशन जो करेंगे, हाँ। तो जितने सारे बलिदान दिए थे जी। उन लोगों को याद करेंगे। याद करेंगे हम लोग नम आंखों से और दिल से, है ना सर? तो धन्यवाद सर। चलते हैं अब। और इस माध्यम से हम लोग आप लोगों को भी दावत करते हैं, जी। आइए हमारे और प्रोग्राम। मैं सभी बच्चों को और जितने गार्जियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सभी को भी दावत करते हैं कि आप लोग भी 15 अगस्त को आइए, और आप लोग भी मतलब भाग लेकर के उन बलिदानों को जो बलिदान दिए हैं उन लोगों को सम्मान करें। क्या सर? धन्यवाद। अब चलते हैं सर। अगला सवाल क्या था हम लोग का? यहाँ पे सवाल पे चलेंगे सर। यहाँ पे सवाल में 7वां तक तो हो गया था, 8 नंबर। अब 8 नंबर क्या है सर? बोलिए सर। सवाल उतार लेते हैं। हाँ, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक पेडेस्टल। पेडेस्टल किस पर? वो एकड़ 2 हाँ। सोटो संगीत पेडेस्टल के शिखर पर शिखर पर एक एक 1.6 1.6 ऊंची, मीटर नहीं, हाँ मीटर मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु से शिखर का शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। हाँ। और उसी बिंदु से और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उसी बिंदु से बोला है ना सर, हाँ, उसी बिंदु से। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक। चलिए ठीक। तो ये जो है सबसे पहले सर एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6, सबसे पहले पेडेस्टल बनाना है। पेडेस्टल बनाइए। ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है ना सर। हाँ, ये हो गया मूर्ति, ये हो गया ये पेडेस्टल हो गया और ये हो गया मूर्ति। मूर्ति। तो सर एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये यही 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक। लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये शिखर हाँ, का। ये 60 डिग्री। ये पूरा कितना डिग्री का है सर? 60 डिग्री का है। और ये 45 का है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, यानी इसी बिंदु से, है ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री। 45 है। तो कहता है क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। हाँ, इसको पढ़ना। इसको मांगना है, ये क्या हो जाएगा, है ना सर। ठीक है। तो सर यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, हाँ, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं 45 है, तो दिखाई पड़ रहा है ये भी दोनों आपस में बराबर हो दोनों जाएगा, बराबर। अर्थात ए बी बराबर बी सी हो जाएगा ना सर। हाँ, ठीक। समकोण त्रिभुज के क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के जी, जो बराबर कोण होते हैं उसके सामने की भुजा बराबर होती है। ये मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, आसान है, बहुत सिंपल है। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के, यानी कि दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या दिया है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, है ना सर। फिर कहता है भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, तो माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मानेंगे सर, कुछ भी मान लेते हैं, हाँ, पी ये- मान लेते हैं, क्या सर। ठीक। चलते हैं अब डायरेक्ट लिखते हैं सर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है सर, 10 45 डिग्री। बच्चों को बता दीजिए सर 45 वैल्यू होने पर क्या होता है, थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये जो जब भी दोनों कोण बराबर होगा तो ये है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जी, है ना। क्योंकि कोण बराबर है तो हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में कि बराबर कोण वाले के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जी। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि सर जब ये 90 डिग्री का हो और ये 45 डिग्री कोण बने, हाँ। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जब कोण आपस में बराबर हो तो भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर। तो त्रिकोणमिति का 8.1 का पहला 6 नंबर का सवाल जो बनाए थे इसी से संबंधित था सर, जी। वो सवाल, ठीक है, जो कि कौन प्रूफ बोला था और भुजा प्रूफ करने बोला था जी। है ना? इसमें ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का ही हो। जी जब भी क्या हाँ। कहते हैं दो कोण बराबर होगा जी जी तो दो भुजाएं बराबर, उसके सामने की भुजाएं बराबर होगी। जी। तो चलते हैं सर, अब यहाँ पे जो है तो ये भी बराबर बस इसके लिए जो है ये दोनों आपस में भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर। बराबर। तो चलते हैं, अब करेंगे क्या इसमें, अब 1060 का मान 10 त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज बी डी बी सी में, हाँ। त्रिभुज BCD डी बी सी में 10 60 डिग्री 60 इज इक्वल टू बी डी बटे बी सी।
√3 बराबर BD का मान 1.6 प्लस AB। क्या सर? हाँ, AB की जगह P बैठा देंगे सर? एक ही बात है, अच्छा कोई बात इसको P मानने की जरूरत भी नहीं। जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे AB ही मान लेते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे AB बराबर BC हाँ, है, इसीलिए ठीक। मानना जरूरी है चीज़ को। तो चलिए कोना कोनी गुना करेंगे सर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक। √3 BC बराबर 1.6 प्लस AB। इसको AB को भी BC लिख दीजिए, क्योंकि AB जी। बराबर BC है। क्योंकि सर हाँ। यहाँ पे क्या है, AB बराबर BC, इसको प्रूफ कर चुके हैं। जी BC लिख दिए। अब BC को उठा के इस पार कर देंगे, √3 BC माइनस BC। BC बराबर 1.6। यहाँ पे BC कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो BC बराबर 1.6 बाय √3 माइनस 1। BC बराबर 1.6 बाय, इसको हर परे में एक बार ये कर देते हैं सर, ठीक। √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, है ना? ठीक। ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे बाय यहाँ पे 3 3 माइनस 1। BC बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बाय 2। इसको काटेंगे सर 0. यहाँ प्लस सॉरी प्लस 0.8, इसलिए BC बराबर 0.8 √3 प्लस 1। तो ये ऊंचाई किसका निकला सर? पेडेस्टल का। यही मांग रहा था। पेडेस्टल का ऊंचाई। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग हर पद में करण किए हैं जी। तो A माइनस B A प्लस B है। जी जी वही उसी को हम लोग यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं करके सीधा सीधी 3 और 1 कर दिए। जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट था सर, है ना? तो बच्चों को फिर से मैं बता देता हूँ कि एक मूर्ति है, मूर्ति का ऊंचाई दिया हुआ 1.6 मीटर, और उसके बाद पेडेस्टल का ऊंचाई AB मान लेते हैं, है ना? त्रिभुज ABC मिले तो 10 45 डिग्री, तो जब 45 हो तो दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये AB बराबर BC। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं DBC में, तो DBC मिले तो 10 60 डिग्री, BD बटे BC √3, है ना? इसका मान होता है, उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना प्लस इतना, है ना सर? इतना प्लस इतना, तब बराबर बराबर होगा ना? इसी को जोड़ करके यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC, है ना? उसको सॉल्व किए, उसका भी पेडेस्टल को ऊंचाई निकल गई। BC को यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है। जी जी, BC को कॉमन लेकर के जितना जो बचा उसका मतलब लेकर के हर परिवर्तन करके जो मतलब था अपना काम करके निकल गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में, चलते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के सामने में जो सवाल है, कितना नंबर का सवाल है? 9 नंबर ये का 9 सवाल। नंबर का है। जी बोलिए सर, 9 नंबर का सवाल। एक मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन का शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री भवन है। के काने के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जी, और बोलिए। और भवन के हाँ, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो भवन को से कहते हैं। हाँ, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आप लोगों के सामने में, कहता है क्या कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान है ना? सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं, क्या सर? हाँ, और एक इधर मीनार बना लेते हैं। तो इनके पाद बिंदु से ये
मिला, इसके पाद बिंदु से ये मिला, ये मिला है ना सर। हाँ शिखर का भवन से मिलने पर ये 30 डिग्री कौन बनाता है? 30 का, और ये मिलने पर 60 का, 60 का। इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिखेंगे, है ना सर। तो सॉल्यूशन में है और ये 50 जी, दिया है ये 50 है। 50 लिखिए कहीं पे सर हम लोग, 50 कहाँ छूट गया सर हम लोग? एक मीनार के हाँ, पाद यदि मीनार की ऊंचाई 50 कहाँ पे प्रेजेंट करेगा? बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, हाँ यहीं पर, कहाँ पे? हाँ यहाँ, इसको मेरा दीजिए, यहाँ से नीचे नीचे नीचे? वाला है, हाँ ये फ्रंट हाँ 60 डिग्री है, और और हाँ बोलिए। यदि मीनार की ऊंचाई यदि मीनार की ऊंचाई मोहर्षि का बोलिए, मोहर्षि। हाँ, और दुर्गी का मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो 50 मीटर हो तो तो भवन की भवन ऊंचाई ज्ञात करें, है ना सर। हाँ माना कि भवन की ऊंचाई, हम्म, क्या मानेंगे सर? कुछ मानिए, ये मानिए, ए बी ही मान लेते हैं सर। चलिए ये भी माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है, ये भी है ना। ठीक, और दिया है हाँ, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई सी डी यानी कि सी डी 50 मीटर दिया हुआ है, यही 50 मीटर दिया हुआ है, 50, है ना। चलिए तो 10 60 निकालिए। तो सर ये क्या बोलते हैं कि भवन के पाद बिंदु से, है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का कोण 60 डिग्री का बनता है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का कोण 30 डिग्री का बनता है ना सर। यही बात बोला गया है। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या सर, त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी, बी सी डी में, बी सी बी सी डी में डी में डायरेक्ट ले लेते हैं क्या सर। 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बटे डी सी, इसका मान √3 सर, हाँ बराबर डी सी का मान 50 50 बटे बी सी का मान बी सी, बी सी √3 इज इक्वल टू 50, है ना सर। तो बी सी बराबर बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3, इसको रहने देते हैं सर। ठीक है चलिए इसको लिख करके रख दिए, मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है सर भवन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो भवन का ऊंचाई के लिए अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ए बी बटे बी सी, है ना सर। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान, ए बी का मान ही निकालना है, ए बी ही निकालना है, बी है सी ना। दिया हुआ है, बी सी का मान सर यहाँ पे 50/√3 है ना। तो सर बी सी लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है ना। इसको घेर के रख देते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक, है ना। और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर इधर बना दो, यहाँ पे है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी ए बी बटे बी सी की जगह रखेंगे सर मान, तो कितना रखेंगे 50 बटे √3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी √3 बटे 50, ये होगा ना सर। ये होगा। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो सर यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना √3 3, तो 3ab इज इक्वल टू 50, है ना सर। ये हो जाएगा ए बी बराबर
50/3 इसको भाग देंगे तो सर 16 या 48 2 50 2/3 16 48 2 50 है ना, इतना ही मीटर निकलेगा। ये हो जाएगा 16.2/3 मीटर, यही निकलना था सर, ठीक है ना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ध्यान देंगे, कहता है क्या कि एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पास बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, माना कि सॉरी इसका भवन नहीं लिखे सर, माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है। मान लेते हैं भवन का ऊंचाई क्या है, ये ए बी है ना सर। दिया है मीनार का ऊंचाई, ये मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 50। अब त्रिभुज ले लेते हैं BCD में ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, ये त्रिभुज के लिए लिया गया, ये P दिया हुआ है जी, इसलिए हम तो लोग tan 60 डिग्री इक्वल टू, इसके लिए 60 डिग्री का कोण यहाँ बना था, tan 60 डिग्री इक्वल टू DC/BC। तो इसको BC का मान 50 है दिया हुआ बटे BC को परस्पेक्टिव गुणा करेंगे, BC बराबर 50 हो जाएगा, तो BC बराबर 50/3 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया सर, इसको मान लिए। उसके बाद फिर त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं सर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। तो त्रिभुज tan 30 डिग्री बराबर AB/BC, तो 1/√3 इक्वल टू AB/BC। तो परस्पेक्टिव गुणा कर देंगे इसका, तो हो जाए, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। समीकरण 2 लिख दिए इसको, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में भर देंगे उठा करके, है ना। तो समीकरण 2 का मान कौन सा भरेंगे, BC का ही मान भरेंगे सब, तो BC यहाँ पे आया है ना, तो इसका मान BC में यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग था तो इसको गुणा में बदल जी, तो ये हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 3AB और इक्वल टू 50। तो यहाँ AB बराबर 50/3, तो 16 2 50, यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़ दिए, है ना सर, यही निकलना था, हमको निकाल दिए। धन्यवाद दोस्तों जी, अब तो हम लोग आज ये 2 हिसाब हो गया, थोड़ी सी बातचीत हम लोगों के स्वतंत्रता दिवस पर हो गई, और आप लोगों से ये आग्रह है कि आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ और भी आपका कुछ ये हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो आप जरूर कमेंट करके बोलें। और क्योंकि अब ये चैप्टर भी हम लोग का समाप्त होने पर है, आप लोग ये सलाह दें कि हम लोग आगे कौन सा चैप्टर शुरू करें। जी, आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर ये चैप्टर जैसे खत्म होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए चालू किया जाए। वो चैप्टर आप लोगों के सामने में लेकर के आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा चैप्टर होगा। जो भी चैप्टर होगा आप लोगों के सामने में जितना अच्छा से बताया जाता है उतना अच्छा से आप लोग सबको बताएंगे। और आप लोग, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मजा नहीं आ रहा है सर, इतना मेहनत करने पर भी फ्री में मेहनत कर रहे हैं, फ्री मजा नहीं आ रहा है सर। क्यों सर? इसलिए कि जितना हम लोग सोच रहे थे, जितना अप्रोच होना चाहिए, जितना व्यूज होना चाहिए, जितना लाइक और सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिल पा रहा है ना। तो हम लोगों का मेहनत का फल तो यही है कि आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और फेसबुक में जाकर के मेरे पेज को फॉलो करें। और आप ही लोगों की मदद से आज कुछ हम लोग कर पा रहे हैं, और कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे। मैं आप लोगों का वादा करता हूं कि जितना जल्दी आप लोग हम लोग को प्रमोट कीजिएगा, उतना जल्दी आप लोग के सामने में डिजिटल बोर्ड यानी ला के खड़ा कर देंगे आप लोगों के सामने में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कृपया मदद कीजिए, और ऐसा मदद कीजिए कि मतलब 1 महीना के अंदर में, 2 महीना के अंदर में मिलियन व्यूज और पहुंचाइए। क्या सर? हाँ, धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।